नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी एक ऐसी है जो कि हमारी आपको भी चौंका देगी। एक लड़की जो 7 साल पहले मर गई थी, उसके जुर्म में एक कातिल को गिरफ्तार किया गया था। उसे सजा मिली, वो जेल खट रहा है। लेकिन 7 साल बाद वो फिर से लड़की जिंदा हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ और बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मैं ऐसे ही हर रोज नई कहानियां लाता रहता हूँ जो सच्ची घटना पे आधारित होती है। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के अलीगढ़ की। इसी यूपी के अलीगढ़ में एक जगह है गंठौली। गंठौली जो कि गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक अपराधी रहता था, हिस्ट्री सीटर, जिसका नाम पंकज उर्फ भोला। ये पेशे से हिस्ट्री सेटर था, पैसे पे तमाम चीजें करता था। देखिए, पुलिस इसको गिरफ्तार की हुई थी। तारीख थी 27 मई साल 2015। 27 मई साल 2015 को जो पुलिस है वो इसे मथुरा से फिरोजाबाद ले जाई थी पेशी के लिए। रास्ते में अचानक से लगभग 12 बदमाश आते हैं और जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था उस गाड़ी में एक ड्राइवर था, 4-5 पुलिस वाले थे। तो सभी को घेर लिया जाता है। घेरने के बाद अचानक फायरिंग के बाद उसमें 4 पुलिस वाले मारे जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो जो बदमाश था यानी कि हिस्ट्री सीटर भोला उर्फ पंकज, उसको बदमाश उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये जो पूरा मामला है पूरा सोशल मीडिया पे आता है। तमाम सवाल उठते हैं कि अपराधी जब पुलिस वालों की निगरानी के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। इसका देखिए कई सारी चीजें होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, हालांकि बदनामी का कहीं ना कहीं धब्बा लग चुका था। इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस को वो नहीं मिलता तो 50,000 रुपए का इनाम रखा जाता है कि जो भी पंकज भोला हिस्ट्री सीटर का और इंफॉर्मेशन देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यूं ही एक रोज 9 अगस्त साल 2015 को पता चलता है कि भोला और पंकज बाइक से इस रास्ते से जाने वाला है। पुलिस वहां पे घेराबंदी करके रखती है, लेकिन पुलिस को देखते ही भोला फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन देखिए, फायरिंग के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग होती है जिसमें भोला उर्फ पंकज मारा जाता है, यानी कि हिस्ट्री सीटर मर जाता है। ये बात हो गई, फिर तो यहाँ लफड़ा था वो दे दिया जाता है इसको था। लेकिन देखिए, इसके बाद जब पता किया जाता है कि वो जब 12 बदमाश थे उसमें से कौन कौन बदमाश थे जिनको जो कि इन्वॉल्व थे, उसमें से एक नाम सामने निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। वो नाम था विष्णु गौतम उर्फ विष्णु पंडित। ये एक शख्स था जो कि 12 बदमाशों में से इन्वॉल्व था। जब देखिए इसके बारे में पता क्या जाता है, इसको पकड़ने के लिए इनाम रखा जाता है 12,000 रुपए का। क्योंकि इसको पकड़ने के लिए पता क्या जाता है तो पता चलता है कि जो विष्णु पंडित और विष्णु गौतम है उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। पहला मामला पुलिस से मुठभेड़ का था, उसके बाद एक चोरी का मामला में था, तीसरा एक आर्म एक्ट में वो उसका केस दर्ज है। इसके बाद फरवरी का तारीख था 17 फरवरी साल 2015 को उसने एक 14 साल की लड़की 14 या 15 साल की लड़की को और उसने किडनैप किया। इसके बाद 12,000 रुपए का इनाम रखा जाता है और 10 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त साल 2015 को भोला मरा। उसके 10 दिन बाद 19 अगस्त साल 2015 को इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि विष्णु पंडित को। लेकिन जब पकड़ाता है, पकड़ाने के बाद जब उससे पूछताछ किया जाता है, अलग अलग केस खुलते हैं, अलग केस खुलने के बाद सब पूछताछ किया जाता है, ये सवालों का जवाब देते जाता है। इसी में एक केस जो आखिरी केस था उसके ऊपर 17 फरवरी साल 2015 को एक लड़की किडनैपिंग का, जब उसके बारे में इंक्वायरी की जाती है, पूछी जाती है और जांच बैठाई जाती है, इंक्वायरी किया जाता है, तब पता चलता है कि लड़का बताता है कि वो उससे प्यार करता था। दोनों प्रेमी और प्रेमिका थे। अब प्रेमिका थे तो पता पूछते कि वो लड़की है कहाँ भी, तो कहता है कि आगरा के एतमारपुर में वो मेरे रिलेटिव के यहाँ है। पुलिस को जैसे ये खबर मिलती है, ये पता चलता है, फौरन पुलिस की एक टीम अलीगढ़ के माफ किया आगरा के एतमारपुर में जाती है। उस रिश्तेदार के घर में जाके चेक करती है, तब पता चलता है कि वहां पे लड़की है ही नहीं। लेकिन देखिए वहां पे लड़की तो नहीं है, लेकिन एक सूचना पुलिस को मिलती है कि एक लड़की की लाश मिली जिसकी उम्र 14-15 साल है। उस लड़की की जो लाश में थी उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। लेकिन उसके सिनात के लिए ये जो लड़की 17 फरवरी साल 2015 को गायब हुई थी उसके परिवार को बुलाया जाता है और उसके परिवार से पूछा जाता है तो उसके परिवार वाले देखते ही रोने लगते हैं। कहते हैं सर ये मेरी बेटी है। चेहरा बिगड़ा था तो पहचाना कैसे उन्होंने? चेहरा बिगड़ा था तो उन्होंने उसके कपड़े से पहचाना, हाइट वगैरह से पहचाना। जब पहचान हो गया तो कहीं ना कहीं जो पंडित था यानी विष्णु पंडित, उसके
उस विष्णु गौतम, उसके ऊपर मर्डर केस भी इन्वॉल्व हो गया, चल गया, और रेप चार्जेस भी, शोषण, रेप चार्जेस और मर्डर केस उसके ऊपर दर्ज किया गया। और 25 सितंबर साल 2015 को चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उसको सजा मिली। अब सजा तो इसे मिल गई कि चलो कोर्ट ने सजा इसे दे दी। तकरीबन 3 सालों तक वो सजा काटता है, 3 सालों तक सजा काटा। लेकिन साल 2016 की बात बताता हूँ, उसके एक और धारा जो कि बड़ा गंभीर धारा था, वो धारा है रसूका धारा। रसूका ये धारा भी उस पर लग जाता है, जो कि था गंभीर धारा था। 3 साल बाद तकरीबन कह सकते हैं 2019 में वो बाहर आता है जेल से। लेकिन जैसे वो बाहर आता है, उसके ऊपर और दूसरे केसेस जो थे, मथुरा का था, खैर का था, मतलब वो जो आर्म एक्ट था उसका, उसमें वो फिर से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो आप कहते हैं बेल होता है, बेल पे वो बाहर आता है, जमानत पे, माफ किया, जमानत पे। जब जमानत पे बेल आता है तो जमानत पे एक नियम होता है कि आपको एक डेट दिया जाता है, एक समय दिया जाता है कि इतने दिनों के लिए आप जमानत पे बाहर है, उसके बाद उस डेट के अंदर आपको आना होता है। लेकिन ये जो विष्णु पंडित, विष्णु गौतम था, वो वापस नहीं आता। वो वापस नहीं आता तो अब उसका जो भी अपराधी जो भाग जाता है, नहीं आता वापस, तो कोर्ट की जब्ती कर लिया जाता है घर का, यानी कि घर को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में किया जाता है, सामान को इधर किया जाता है। तो इसके घर में इसकी माँ थी, विधवा थी, उसके पापा पिता नहीं थे। तो अब इधर जो विष्णु पंडित था, वो सोचता है कि यार ये तो कुर्की जब्ती हो गया, पुलिस आदेश जारी कर दिया था, इससे मेरी वजह से मेरी माँ को तकलीफ होगी, इसलिए वो चुपचाप के खुद को सरेंडर कर देता है। इसी बीच जब भी उसकी माँ, जिसका नाम सुनीता गौतम है, सुनीता गौतम जब भी अपने बेटे यानी कि विष्णु पंडित से मिलने जाती, तो विष्णु गौतम उस पंडित कहता है कि माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किसी लड़की को मारा है। लेकिन देखिए पुलिस के अकॉर्डिंग, बयान के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने कबूल किया था कि मैंने ही मारा है उसको, उस लड़की को मैंने कत्ल किया किसी अनबन की वजह से। लेकिन उसकी माँ जो है वो अपनी माँ को लगातार बोलता है कि मैंने नहीं मारा, ये माँ का बयान था। लेकिन सवाल देखिए कि समय गुजरता जाता है, गुजरता जाता है। अब माँ जो अपने बेटे से पे विश्वास था, वो इधर उधर की दरवाजा कोर्ट के खटखटाती, लेकिन कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सारे सबूत खिलाफ थे। इसके बाद उसकी माँ भक्ति में चली जाती है कि भगवान के सहारे शायद भगवान ही मेरे बेटे को बचाए, इसीलिए वो कई कथावाचक को अटेंड करती। इसी बीच उनकी मुलाकात होती एक कथावाचक महाराज, जिनका नाम उदय कृष्ण शास्त्री है। उनका कथा था घतरास के गांव में। यूं ही ये जाती हैं, जाने के बाद महाराज से मुलाकात करती है, कथा सुनती है, उसके बाद मुलाकात करती है। कथा सुनने के बाद, मुलाकात करने के बाद वो एक तस्वीर साथ में आई थी, वही उसी लड़की की जो कि 14 साल की लड़की थी, जिसके मतलब मर्डर के केस में उनका बेटा मर गया है। वो महाराज को जाके फोटो दिखाती कि देखिए महाराज, ये मेरी बेटे इसके मर्डर के केस में इन्वॉल्व है, जबकि मेरा बेटा लगातार कह रहा है कि मैंने उसे नहीं मारा। महाराज कुछ बताइए, कुछ कीजिए, कोई उपचार कीजिए। महाराज उस लड़की की फोटो देखते, वो फोटो देखने के बाद ध्यान से अपने माइंड में वो छाप लेते। वक्त गुजरता, समय गुजरता, देखिए यूं ही एक कह सकते हैं महाराज का जब कथा हो जाता खत्म, तो यही एक बार महाराज कहीं कथा कर रहे थे। अब कथा करने वक्त एक कथा सुनाने के बाद अब महाराज जो थे वो अपने भक्तों से मुलाकात कर रहे थे, और मुलाकात करने के बाद जो खिलाना पिलाना होता है, कई लोगों को खुद मतलब परोस रहे थे, ऐसा तमाम चीजें कर रहे थे। इसी बीच महाराज की नजर एक 21 साल की लड़की पे पड़ती है। देखती है महाराज, देखते कि यार ये कहीं कुछ देखा देखा है, कुछ पहचाना है, कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो प्यार से महाराज उस लड़की को बुलाते हैं, उस लड़की से बातें करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, और परिवार में कौन है, पति का नाम क्या है। वो लड़की हर सवाल का जवाब बखूबी देती। अब लड़की तो जवाब देती, लेकिन महाराज को वो सब जवाब पचता नहीं है। महाराज को कुछ गड़बड़ लगता है, कुछ संदेश लगता है। इसके बाद उनके दो साथी थे महाराज के, अपने दो साथियों को उस लड़की के पीछे लगा देते कि इसके बारे में पता करो। जब साथी दोनों पीछा लग जाते, पीछा करते, तब कुछ बातें चौंका देने वाली सामने आती। उनके महाराज के जो दो साथी जो लड़की का पीछा किए, इंफॉर्मेशन निकाली, डिटेल निकाली, उसके मुताबिक वो जो लड़की है उसका 2 नाम है। उसका नाम पहले जो था वो अलग नाम है, और ये दूसरा नाम अभी जो वो रखी है या बोल रही है, वो नाम इसने खुद बनाया है। पहले इसका कुछ और नाम था। तो कहीं ना कहीं उसको याद आता है सुनीता गौतम का। इसके बाद फौरन वो उप मुख्यमंत्री से बात करते हैं, इस सारी कहानी को महाराज बताते हैं। फिर उप मुख्यमंत्री एसएसपी को, वहां के यानी अलीगढ़ के एसएसपी को महाराज के पास बोलते हैं, जाइए मिलिए, तमाम चीजें कीजिए, पता कीजिए क्या मामला है।
फिर महाराज सुनीता गौतम को बुलाते हैं। महाराज और सुनीता गौतम मिलकर एसएसपी के वहां को ये कहानी सुनाते हैं। लेकिन सवाल ये कि जब एसएसपी ये चीज सुनते हैं तो बोलते हैं यार आखिर मामला क्या है, ये हो क्या रहा है, आखिर इस बात का प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है, कैसे हम विश्वास करें। तब क्योंकि ऊपर से पॉलिटिशियन प्रेशर था, इधर से महाराज का प्रेशर था और तमाम और प्रेशर थे, जिसकी वजह से एसएसपी को एक्शन लेना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने एक ऑफिसर चुना, सीओ इगलास। इनको पूरा ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो भी सच्चाई है बाहर लाया जाए। बाहर लाने के लिए जो सीओ इगलास थे वो सबसे पहले उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं। नंगाला चोखा एक गांव है, एक जगह है, वहां से लड़की को हिरासत में लिया जाता है और गोंडा जो थाना क्षेत्र था, गोंडा यानी कि गंथौली का गोंडा थाना में लाया जाता है। इसके बाद जो 17 फरवरी साल 2015 को लड़की गायब हुई थी, उसके परिवार ने जो शिनाख्त की थी कि उसके लड़के मर चुके हैं, उसके परिवार को बुलाया जाता है, मतलब कि इस लड़की के भाई, पापा और मम्मी माँ को। जब दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है, बातें करवाई जाती है, तब इस खुल के सामने आता है कि लड़की जिंदा है। अब पुलिस जो थी वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। अगर ये लड़की जिंदा है तो वो लड़की कौन थी जो जिसकी हमें लाश मिली थी, जिसको इसके माँ बाप ने पहचाना था, पुष्टि की थी। जब ये सब बातें हुई, तमाम चीजें हुई, तब पूरी कहानी समझ आती है। दरअसल सबसे पहली बात की उन्होंने पहचान इस बेसिस की थी, कपड़े मिल जुल रहे थे, हाइट वगैरह मिल जुल रहा था, चेहरा तो पूरा खत्म हो चुका था, चेहरा दिख नहीं रहा था, इसलिए उनके माँ बाप कंफ्यूज हो गए और शिनाख्त कर लिया। लेकिन देखिए जब पता चला कि मामला क्या है, तो मामला कुछ इस तरीके का है कि ये लड़की और वो लड़का जो कि विष्णु पंडित था उर्फ विष्णु गौतम, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये दोनों 17 फरवरी साल 2015 में भाग जाते हैं। जब वो लोग भाग जाते हैं, भागने के बाद वो लोग वहीं पे आगरा के एतबारपुर में अपने परिवार के यहाँ वो रख देता है। परिवार में रखने के बाद वो गायब हो जाता है अचानक से, मतलब कि विष्णु गौतम। काफी समय तक ये लड़की उसका राह देखती, जब वो लड़का यानी कि विष्णु गौतम नहीं आता तो रास्ते देखते रह जाती। इसी बीच उसके रिश्तेदार के बगल में एक लड़का था जो कि इसी क्षेत्र का, जहाँ पे वो लड़की मिली थी, नंगला चौखा का वो क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का था जो कि वहीं पे रिश्तेदार के यहाँ आया था। उससे वो मिलती है, बातें होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब काफी समय तक इंतजार करने के बाद नहीं आता तो ये लड़की उस लड़के के साथ यानी कि जो नंगला चोखा लड़का था, वो लड़के के साथ चली जाती है और वो लड़का मना करता है कि तुमको किसी परिवार से किसी से कांटेक्ट नहीं रखना है, और ये लड़की बिल्कुल वैसा ही करती है। और इसके बाद ये लोग जाकर एक दूसरे से शादी करते हैं, इनके 2 बच्चे भी होते हैं और ये आगे की जीवन यापन करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि इस लड़की ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। दिसंबर साल 2022 की बात है, जब इस लड़की ने अपने माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उसने बताया कि मैं वही बेटी हूँ आपकी जो 7 साल पहले गायब हो गई थी, जिसको आप लोगों ने मरा मान लिया है। लेकिन देखिए ये बात माता पिता को पता चल गई, लेकिन वो डर गए थे कि अगर मैंने ये बात पुलिस को जाके बताई कि मेरी बेटी जिंदा है, तो वो शख्स जो विष्णु गौतम है उस विष्णु पंडित, वो जो मेरी बेटी के कत्ल में जेल में सजा काट रहा है, कहीं उसके वजह से हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए, हम ना फंस जाए। ये सब सोच के समझ के उन्होंने कभी इस चीज को रिवील नहीं किया। लेकिन देखिए इसके बाद विष्णु जो गौतम विष्णु पंडित है, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस थे सभी को मर्डर केस के, मर्डर रेप और जो भी लड़की से रिलेटेड चार्जेस थे सभी को हटाया गया। देखिए अगर वो भोला पंडित माफ किया भोला और पंकज नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये केस भी नहीं खुलता कभी, और उसे सजा मिलती भी तो लंबा फंस जाता है, वो कभी सच्चाई सामने नहीं आती या फिर पकड़ाता नहीं तमाम चीजें। लेकिन देखिए क्या सच्चाई थी वो पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट उस समय नहीं किया। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस ने डीएनए मैच करवाया, डीएनए वाकई में मैच हुआ, ये लड़की इन्हीं की बेटी थी। सोचिए ये काम अगर पुलिस पहले कर लेती, वो जो लाश मिली थी उस समय इसके पेरेंट्स अगर डीएनए मैच हो जाता तो उस समय ये क्लियर हो जाता कि वो लड़की जो मरी वो इनकी बेटी नहीं है। लेकिन पुलिस ने वहां पर लापरवाही बरती, उन्होंने ईमानदारी से जांच नहीं किया, और ये जांच पहले होती तो शायद एक जो भी अपराधी था उस बाकी अपराधी के उससे वो बात अलग है, लेकिन एक लड़की किडनैपिंग, रेप, बलात्कार और तमाम जो धाराएं उसके ऊपर लड़की की वजह से लगी, और जो जेल में सजा काटा वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ और व्यर्थ हुआ, जो कहीं ना कहीं पुलिस की खामी है। और आप इसे जो कह लीजिए वो बाबा जो थे कथावाचक उदय कृष्ण शास्त्री, उनकी वजह से ये केस पूरा सॉल्व हुआ, और एक ऐसे तो निर्दोष नहीं है लेकिन इस केस में निर्दोष पाया गया और निर्दोष मिला। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे समाज में हो रही है। और उसके माँ बाप लड़की को जब पता चला, लड़की के माँ बाप को, तो चाहते थे पुलिस के पास जा सकते थे, उस लड़के को सजा उससे मुक्त कर सकते थे,
लेकिन खुद ना फंस जाए इसलिए अपनी बेटी से भी दूर रहे अगले 1.5 साल, और दूर रहने के साथ साथ उस लड़के को वहीं छोड़ दिया। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।